हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। एमपीसी 031 का ब्लॉक 3 चल रहा है और ये इसका लास्ट टॉपिक है साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप, इसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि जो प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या जो भी रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दे आर नॉट सो मच फ्रॉम दी व्हाट मैनेजमेंट डज। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मैनेजमेंट ने कुछ किया है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है। इट इज़ बट द मैनर इन विच इट इज़ डन, मतलब किस तरीके से वो इम्प्लीमेंट किया जाता है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या कर रहे हैं। दैट इज़ नॉट प्रॉब्लमैटिक इन द ऑर्गेनाइजेशन, बट किस तरीके से कर रहे हैं या कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट इज़ मोर प्रॉब्लमैटिक। सो ऑफन इट इज़ नॉट सो मच द इंटेंट बट द मैनर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। मतलब इंटेंट खराब नहीं होता है कभी कभार ऑर्गेनाइजेशन का या लोगों का किसी का नुकसान करने का, बट जिस तरीके से वो किया जाता है वो तरीका गलत हो जाता है एंड दैट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम विच इज़ द रूट कॉज ऑफ द स्टाफ अनरेस्ट एंड डिससेटिस्फैक्शन, जिससे जो स्टाफ है वो बहुत डिससेटिस्फाइड हो जाता है। तो हाउ मैनेजर्स एक्सरसाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ द मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आपके इंटेंशन क्या है, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ यू डू इट। तो मैनेजर्स जो है अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे करते हैं, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। नाउ मैनेजमेंट शुड देयरफॉर एंडीवर टू क्रिएट द राइट बैलेंस अमंग द इंटर-रिलेटेड एलिमेंट्स विच मेक अप द टोटल ऑर्गेनाइजेशन। तो यू हैव टू मेक एज अ मैनेजर, आपको एक राइट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। सो अटेंशन शुड बी गिवन ऑन द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे दो चीज़ों को, इफ़ यू वांट टू मेक योर स्टाफ सेटिस्फाइड, अपने लोगों को सेटिस्फाई करना है अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, तो यहाँ पे मैनेजर्स को दो चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। वन इज द साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड सेकंड इज द पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। नाउ व्हाट इज साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट? इट सेज कि इट कवर्स अ रेंज ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ राइट्स एंड प्रिविलेजेस एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस। तो एक जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी स्टाफ के क्या राइट्स हैं, क्या प्रिविलेजेस हैं, उसको क्या प्रिविलेजेस मिलेंगी, क्या उसकी ड्यूटीज हैं, उसकी क्या ऑब्लिगेशंस है, व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ द स्टाफ विच इज नॉट डू नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट बट हैव एन इम्पॉर्टेंट इन्फ्लुएंस ऑन पीपल बिहेवियर। मतलब ये फॉर्मली कहीं लिखा नहीं होता, ना तो आपसे कहीं साइन कराया होता है। कुछ चीज़ें तो होती हैं फॉर्मली जो आपसे साइन भी कराते हैं, आपके एग्रीमेंट में भी होता है, बट सम थिंग्स आर नॉट रिटन फॉर्मली। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं जो हर चीज़ आपके फॉर्मली लिख के साइन नहीं कराई जाती। Now, psychological contract is a useful concept in examining the socialization of new members of staff to the organization. तो जब भी हम कोई नए मेंबर ऑफ स्टाफ का कोई नया मेंबर आता है तो उसका जब इंडक्शन करवाते हैं, ओरिएंटेशन कराते हैं, इंडक्शन कराते हैं, तो उसको वहाँ पे यही चीज़ें बताई जाती हैं कि उससे क्या एक्सपेक्टेड है, वो किस तरीके से काम करे या उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस हैव अ मेजर इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल सब्सिक्वेंट करियर इन द ऑर्गेनाइजेशन, कि वो कितना आगे सेटिस्फाइड रहेगा, किस तरीके के एटीट्यूड के साथ काम करने आएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी होगी, ये सारी चीज़ें उसके साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करती है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंपनी से और कंपनी उससे क्या एक्सपेक्ट कर रही है कि उसकी ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, या वो अपनी कंपनी से क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसको किस तरह की प्रिविलेजेस मिलने वाली हैं। तो ये सारी जो चीज़ें साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, बट ये एक्सपेक्टेड है, एक दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। Now the nature and the extent of individuals expectations vary। तो सबका अपना अलग अलग होता है नेचर, इसलिए सबकी एक्सपेक्टेशंस भी अलग होती हैं। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइनलाइज एन एग्जॉस्टिव लिस्ट, मतलब इसमें हम कुछ फाइनल एक लिस्ट नहीं बना सकते क्योंकि हर कोई अलग तरीके से सोचता है। बट यहाँ पे लिखा है द एम्प्लॉयर मस्ट, जो एम्प्लॉयर है जो काम दे रहा है, नौकरी दे रहा है, उसको क्या करना चाहिए? प्रोवाइड सेफ एंड हाइजीनिक वर्किंग कंडीशन। बहुत ही बेसिक है कि बिल्कुल सेफ और हाइजीनिक कंडीशन हो काम करने की, तो बहुत ही बेसिक चीज़ है, बेसिक एक्सपेक्टेशन है अगर कोई एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से ही एक्सपेक्ट करे। मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट टू प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट कि उसको जॉब सिक्योरिटी फील होनी चाहिए एम्प्लॉय को। अटेम्प्ट टू प्रोवाइड चैलेंजिंग एंड सेटिस्फाइंग जॉब, जॉब चैलेंजिंग भी हो और सेटिस्फाइंग भी हो। अलाउ स्टाफ जेन्युइन पार्टिसिपेशन इन डिसीजन। तो बेसिकली डिसीजन मेकिंग में स्टाफ का बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होना चाहिए ताकि एक बिलोंगिंगनेस फील करे स्टाफ। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल डेवलपमेंट एंड करियर प्रोग्रेशन। तो ये करियर प्रोग्रेशन है कि करियर को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी भी मिले और पर्सनल डेवलपमेंट की भी अपॉर्चुनिटी मिले स्टाफ को। ट्रीट मेंबर्स ऑफ स्टाफ विद रिस्पेक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के केस में कि स्टाफ के साथ रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करें।
डेमोन्स्ट्रेट एन अंडरस्टैंडिंग एंड कंसिडरेट एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सनल प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टाफ। अगर कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स है स्टाफ की तो उसकी तरफ ऑर्गेनाइजेशन की अंडरस्टैंडिंग हो, ये तो एक एम्प्लॉयर को करना जरूरी है। ऑन द अदर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो हैव सम एक्सपेक्टेशन। तो अब ऑर्गेनाइजेशन को भी तो अपने एम्प्लॉय से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, सिर्फ एम्प्लॉय को ही थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इस केस में क्या करना है कि जो एम्प्लॉय है उसको अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स पे फोकस करना है कि कैसे मेरी ऑर्गेनाइजेशन अगर मेरे नीड्स पूरे कर रही है तो मुझे भी उसके गोल्स को पूरा करना है। सफिशिएंट इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड इनिशिएटिव होना चाहिए एक एम्प्लॉय की तरफ से भी। रिक्वायरिंग हाई इंटरेस्ट टुवर्ड्स रोल एंड, उसको अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ पूरा इंटरेस्ट दिखाना है। स्पेसिफिक टास्क परफॉर्मेंस इफेक्टिवली, जो भी काम दिया गया है उसको लॉयल्टी से और इफेक्टिवली करे। हैविंग हाई रिगार्ड्स टू पॉलिसीज, रूल्स एंड प्रोसीजर, कंपनी की जो भी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, प्रोसीजर है उसको रिगार्ड करे। हैविंग हाई रिस्पॉन्सिवनेस टू लीडरशिप, अगर लीडरशिप मतलब अगर कोई लीडर है या कोई जो भी टॉप मैनेजर है या बॉस है उसकी तरफ हाई रिस्पॉन्सिवनेस होना चाहिए। एंड हैविंग हाई इंटरेस्ट फॉर दी वायबिलिटी ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन, तो अपना इंटरेस्ट खुद का भी होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन को आगे कैसे प्रोग्रेस करने में हेल्प करे। तो यहाँ पे दोनों की अपनी जो एक्सपेक्टेशंस है जो कहीं लिखी नहीं हुई है बट दे स्टिल एक्सपेक्ट फ्रॉम ईच अदर कि अगर कोई एम्प्लॉय है मेरी ऑर्गेनाइजेशन में तो वो ऐसा होना चाहिए, या मेरा जो एम्प्लॉयर है वो मेरे को ऐसे ट्रीट करना चाहिए। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट हमारा जो सेकंड चीज थी वो थी पीपल ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बेसिकली इट इज टॉकिंग अबाउट कितना केयर करते हैं, ह्यूमन फैक्टर्स कितने हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में, आप ह्यूमन बीइंग्स की फीलिंग्स का या उनकी जो ह्यूमन फैक्टर्स है उनका कितना केयर करते हो। कि आप कहीं ऐसा तो नहीं समझ रहे कि आपके सिस्टम में जो लोग काम कर रहे हैं वो एक मशीन है कि आप उनको सारा दिन काम दे सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, उनको कोई ब्रेक नहीं दे रहे हो, उनको कोई क्रिएटिव काम नहीं दे रहे हो, कोई इनोवेटिव चीज नहीं दे रहे हो, बस मशीन की तरह सारा दिन रिपीटेटिव काम कराना है, फीड ऑर्डर देना है, काम कराना है, उस तरीके से तो नहीं हो रहा है। तो एक वो जो मैन मशीन का सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है ना वो नहीं होना चाहिए। जैसे कि हमने पढ़ा है कि हॉथरॉन एक्सपेरिमेंट्स के बाद ह्यूमन फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देना बहुत जरूरी हो गया था, तो वो चीज यहाँ पे होनी चाहिए, फोकस होना चाहिए ह्यूमन रिलेशंस पे। तो human relation could not think of any dynamic organization life without lively people in the organization setup। तो लोग अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में लाइवली हो और इंटरेस्टेड हो काम में, खुश होके आए, तो आपको भी उनके ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर या उनके साथ एक रिलेशन बनाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एंड देर आर सर्टेन शॉर्टकमिंग्स इन पुटिंग एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंस ऑन द क्लासिकल ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। मतलब कभी कभार प्रॉब्लम आती है जब हम अप्रोचेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कई बार ऐसा देखा गया है कि क्लासिकल ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर्स में नहीं कर पाते हैं वो लोग इतना अचीव जितना करना चाहिए। तो एक्नॉलेजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फैक्टर, ऑर्गेनाइजेशन लाइफ वाज स्टडीड इन टर्म्स ऑफ रिलेशन बिटवीन टेक्निकल एंड सोशल वेरिएबल्स विद इन द सिस्टम। So where changes in our part, technical or social, would affect the other parts, thus the whole system. तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स एंड सोशल एस्पेक्ट्स दोनों पे ही ध्यान देना है। द सोशियो कल्चरल सिस्टम इज कंसर्न विद द इंटरेक्शन बिटवीन साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द ह्यूमन पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली यू हैव टू पे अटेंशन कि साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, सोशल फैक्टर्स क्या हैं, साइकोलॉजिकली लोग कैसा फील करते हैं, कितने सेटिस्फाइड हैं, सोशली कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसके अलावा व्हाट आर देयर नीड्स, व्हाट आर देयर डिमांड्स, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर और उसकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट, एवरीथिंग हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। So people's ability to communicate and their commitment and contribution to the achievement of a common purpose were necessary for the existence of a cooperative system। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि लोग कम्युनिकेट कर सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें, ताकि वो कॉपरेट करके एक प्रॉपर गोल को अचीव कर सकें। And without a proper infrastructure, democratic leadership style cannot grow to achieve finally the goals of industrial democracy, where the role, responsibility and dignity of each people is duly respected and recognized। तो सबके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना है, रिकॉग्नाइज करना है। कॉपरेशन इज द कोर स्पिरिट ऑफ द टीम वर्क, कॉपरेट करके चलना बहुत ज़रूरी है टीम वर्क के केस में। कंटिन्यूस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए फॉर ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट के लिए, जो भी आपके पास ह्यूमन रिसोर्स है या जो लोग हैं आपके लिए काम करते हैं। एंड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, या जो भी उनके माइंड में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस आर कंपोज्ड ऑफ कंपीटिंग सब ग्रुप्स एंड वर्क टीम्स फॉर देयर ओन लॉयल्टीज, गोल्स एंड लीडर्स आर वर्किंग फॉर अ कॉमन कॉज।
द वायबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय ओवरकमिंग कॉन्फ्लिक्ट। तो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है कि सबके अपने गोल्स जो है वो मीट कर रहे हों, लॉयल्टीज हों, लीडर्स हों जो सारे मिलके कॉमन कॉज के लिए काम कर रहे हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स को ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ दिस इज व्यू इज वाइडली एक्सेप्टेबल and trade unions get legitimate access to intervene into an increasing range of managerial prerogative areas। बेसिकली यहाँ पे ह्यूमन रिलेशंस की बात करें कि लोगों का, पीपल का और ऑर्गेनाइजेशन का जो रिलेशन है वो बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है ताकि ऐसा लगे कि ये सारे जो हैं एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं रेदर देन के फोर्सफुली काम कराया जा रहा है। तो साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों चीज़ें थी। नाउ वी हैव फिनिश्ड विद दिस यूनिट and next we will start with the next unit in the next video, unit number 3, which is team management. Thanks for watching.